आज हम लोग भौतिकी का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है तरंग, इंग्लिश में इसे वेव बोलते हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो वेव क्या होता है या तरंग क्या होता है, इसके बारे में हमको ज्यादा नहीं सोचना है, हमको सीधे इसके प्रवृत्ति के बारे में देखना है। देखिए, सबसे पहले बुक पढ़ेंगे कोई भी तो सीधे तरंग का बंटवारा करता है। तो तरंग को कितने हिस्से में बांटा गया है? दो हिस्से में। एक होता है यांत्रिक और एक होता है अयांत्रिक। ध्यान से समझिए, एक होता है यांत्रिक, एक होता है अयांत्रिक। इसका इंग्लिश नाम बहुत जरूरी है। देखिए, इसको बोलते हैं मैकेनिकल और इसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल। इसको क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल। ध्यान से समझिए। तो यांत्रिक और अयांत्रिक में मूल अंतर क्या होता है? देखिए, ऐसे तरंग जिसको चलने के लिए पदार्थ माध्यम का जरूरत पड़े, जैसे जिसको चलने के लिए पदार्थ वाले माध्यम की जरूरत पड़े, जैसे कि उसे चलने के लिए वो किसी ठोस पदार्थ में चलेगा या द्रव्य में चलेगा, जो भी हो उसको चलने के लिए, या गैस में चलेगा, उसे चलने के लिए किसी न किसी पदार्थ की आवश्यकता लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक, मैकेनिकल। तरंग दो प्रकार के, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक क्या होता है? जिसे चलने के लिए पदार्थ माध्यम की जरूरत पड़े, और ऐसे तरंग जिसको चलने के लिए पदार्थ माध्यम की जरूरत ना पड़े, पदार्थ माध्यम की जरूरत नहीं पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अयांत्रिक। कहने का मतलब यह निर्वात में भी चले। क्या चले? निर्वात में। अब निर्वात शब्द को आप ध्यान दीजिएगा, ये इसी से सवाल आएगा कि यांत्रिक तरंग निर्वात में चल सकता है कि नहीं चल सकता है, उसी तरह अयांत्रिक तरंग निर्वात में चल सकता है कि नहीं चल सकता है। बस यहीं पे आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब सुनिए, इतना हो गया। अब फिर यांत्रिक तरंग को बांट दिया गया है दो हिस्से में। यांत्रिक तरंग को कितने हिस्से में बांटा गया है? दो हिस्से में। यांत्रिक तरंग को भी कितने हिस्से में बांटा गया है? दो हिस्से में। देखिए, पहले इंग्लिश नाम सुनिए। एक का नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा का नाम होता है ट्रांसवर्सल। इंग्लिश नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि इंग्लिश नाम इसके काफी आसान है। देखिए, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। इसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। इसको बोलते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब ध्यान से समझिए, इन दोनों में मूल अंतर क्या होता है? देखिए, यांत्रिक तरंग, इसका कोई बंटवारा नहीं है। यांत्रिक तरंग को दो हिस्से में। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत लगती है, वो भी कैसा माध्यम होना चाहिए? पदार्थ वाला माध्यम होना चाहिए, अर्थात ये निर्वात में नहीं चलता है, ये निर्वात में चलता है। ठीक, इसके बाद सुनिए, यांत्रिक तरंग लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य तरंग। यांत्रिक तरंग को कितने हिस्से में बांटा गया? दो, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में क्या अंतर है? देखिए, जब तरंग की दिशा और इसके कणों की दिशा समान हो, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा चीज है। जब तरंग की दिशा और उसके कणों की दिशा क्या हो? समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जब तरंग की दिशा और उसके कणों की दिशा एक समान हो, मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रहा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य बोलते हैं। और अनुप्रस्थ क्या होता है? देखिए, जब तरंग की दिशा और कणों की दिशा के बीच में लंबवत का दिशा, उन दोनों के बीच में कोण कितना बने? लंबवत, अर्थात 90 डिग्री बने, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल, यानी अनुप्रस्थ तरंग। ध्यान से समझिए, यांत्रिक तरंग जिसको चलने के लिए पदार्थ माध्यम की आवश्यकता पड़े, अयांत्रिक तरंग जिसको चलने के लिए किसी पदार्थ माध्यम की जरूरत नहीं पड़े। फिर मैंने यांत्रिक तरंग को बताया कि कितने हिस्से में बांटा गया है? दो हिस्से में, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग मतलब ऐसे तरंग जिसमें तरंग की दिशा और कणों की दिशा एक समान हो, एक ही दिशा में हो, दोनों को क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। और ऐसे तरंग जिसमें कणों की दिशा और तरंग की दिशा में कितने का एंगल बने? 90 डिग्री, मतलब वो दोनों क्या हो? लंबवत हो। अब ध्यान से सुनिए, इसमें प्रश्न क्या पूछता है कि तरंग की दिशा और कणों की दिशा में कितना कोण होता है? किसमें? अनुप्रस्थ तरंग में। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये हमने तरंग का शुरुआत कर दिया और इतना उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब हमें सीधे पढ़ना है
कि अयांत्रिक तरंग के बारे में कुछ और बातें मैंने ऊपर इसलिए जगह भी छोड़ा था। देखिए, अयांत्रिक तरंग को यहीं पे पूरा डिटेल में पढ़ लिया जाए, ध्यान से सुनिए। अयांत्रिक तरंग के बारे में आपको एक बात और याद रखना पड़ेगा, अयांत्रिक तरंग जो होता है उसे चलने के लिए निर्वात की जरूरत नहीं लगती है, उसे निर्वात में भी वो चल सकता है, उसे चलने के लिए किसी पदार्थ वाले माध्यम की जरूरत नहीं है। अब एक बात ध्यान से समझिए, इसको चलने के लिए पदार्थ के माध्यम की जरूरत नहीं है, और इसका जो वेग होता है वो हमेशा समान होता है। क्या होता है? समान होता है। वेग जो होता है वो क्या होता है? एक समान होता है। सारे के सारे अयांत्रिक तरंग का वेग क्या होता है? समान होता है, और वो होता है प्रकाश के वेग के बराबर। किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। तो ये मैं यहाँ पे स्टार रेटिंग कर रहा हूं। क्यों? आपसे सीधा पूछेगा एग्जाम में, प्रकाश के वेग के बराबर किस तरंग का गति होता है। चाहे इस तरह पूछ देगा कि अयांत्रिक तरंग का गति किसके बराबर होता है, ऑप्शन दे देगा ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर। आपको याद रखना है कि अयांत्रिक तरंग का गति किसके बराबर होता है? प्रकाश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रकाश के। और यहां से एक और सवाल पूछे कि प्रकाश की गति क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसमें बता रहा हूं मैं? निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। और निर्वात की गति को ही लिया जाता है। तो उम्मीद है आप इतना याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से पूरा बोर्ड देख लीजिए आप लोग। तरंग को हमने 2 हिस्से में बांटा। हमने तरंग का बंटवारा 2 हिस्से में किया, यांत्रिक और अयांत्रिक। फिर हमने अयांत्रिक के बारे में भी बहुत सी बातें पढ़ ली और यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ ली। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछता है कि जो प्रकाश है वो माना जाता है कि किससे मिलकर बना है? तो फोटॉन नाम के पार्टिकल से। किससे मिलकर बना है? फोटॉन नाम के पार्टिकल से। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो अयांत्रिक तरंग होता है, जो अयांत्रिक तरंग होता है वो किससे मिलकर बना होता है? फोटॉन से। बस अयांत्रिक तरंग के बारे में आपको ये 3 बात याद रखना है। पहला कि वो निर्वात में भी चल सकता है। दूसरा, उसका सारे के सारे अयांत्रिक तरंग जो होते हैं उनका वेग क्या होता है? समान होता है। और किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद और क्या याद रखना है कि जितने भी अयांत्रिक तरंग होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? फोटॉन से। किससे मिलकर बने होते हैं? फोटॉन। फोटॉन उन कणों का नाम है। तरंग भले माना जाता है कि वो कण की तरह नहीं होते, लेकिन मिले किससे होते हैं? कण से। तो इस तरह हमने अयांत्रिक तरंग पूर्ण रूप से पढ़ लिया, यांत्रिक तरंग भी पढ़ लिया, और यांत्रिक तरंग का बंटवारा भी कर लिया। यांत्रिक तरंग को 2 हिस्से में बांटा गया है, लॉन्गिट्यूडनल अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग, ट्रांसवर्सल मतलब कि अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, अब सुनिए, इतना सब पढ़ने के बाद कुछ तरंग खास तरह के तरंग है, जैसे हम एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्स किरण, उन सब किरणों के बारे में पढ़ना है कि उनका खोजकर्ता कौन थे। अब बस वही एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, और वहां से एक प्रश्न हमें हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि किस तरंग का खोज किसने किया था। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो तरंग देखना है उसका नाम है और याद रखिएगा, हम जितने भी तरंग देख रहे हैं वो अयांत्रिक है। जितने भी अयांत्रिक तरंग हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं हम उसको देख रहे हैं। अच्छा, अयांत्रिक का 2 इंग्लिश होता है। एक होता है नॉन मैकेनिकल, याद रखिएगा, यहां से भी फंस सकते हैं, नॉन मैकेनिकल, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो दोनों का आप अलग मत समझ लीजिएगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक, अब सुने, जो पहला तरंग हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है गामा किरण। किसके बारे में पढ़ना है? किरणों में गामा किरण। ठीक, ध्यान से सुनिए। दूसरा तरंग जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्स किरण। किसके बारे में? एक्स किरण के बारे में। और तीसरा, अभी 3 करके पढ़ा जाए, तीसरा पढ़ना है परावैगनी किरण। परावैगनी किरण। ठीक, ध्यान से समझिए, जो गामा किरण होती है, जो गामा किरण है उसका खोज पॉल विलियर्ड ने किया था। कौन किया था? पॉल विलियर्ड। ये खोज करता है, इसको आप लिख के याद करेंगे आपसे हो जाएगा, इसमें आपको कुछ रटना नहीं है। इन्होंने क्या किया था? इसका खोज किया था। गामा किरण का खोज किसने किया था? पॉल विलियर्ड ने। क्या किया था? पॉल विलियर्ड ने। और अब आगे सुनिए, इसके बाद एक्स किरण का खोज किया था रंजन ने। किसने किया था? रंजन ने। ये आपको बस नाम याद रखना है। एक्स किरण का खोज किसने किया था? मैं खोज करता इस लाइन में लिखते चल रहा हूं। तीसरा जो हमें पढ़ना है, इसका खोज परावैगनी किरण का खोज किसने किया था? रिटर ने। अब देखिए इसमें जरूरी बात क्या है, हर किसी का खोजकर्ता और नामकर्ता समान है, लेकिन गामा किरण का खोज तो पॉल विलियर्ड ने किया था, लेकिन इसका नामकरण किसी और ने किया था। और नामकरण करने वाले इंसान का नाम है रदरफोर्ड। कौन थे?
रदरफोर्ड की योगदान केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। ठीक देखिए अभी 3 किरणों के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले गामा किरण का खोज किसने किया था? पॉल विलियर्ड ने, और इसका नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। फिर हम पढ़े कि एक्स किरण का खोज किसने किया था? रांजन ने। और उसी तरह पढ़े परावैंगनिक किरण का खोज किसने किया था? रिक्टर ने। अच्छा अब इसमें ना मैं नाम इस तरह लिख रहा हूं तो इससे अब हमको क्या याद रहेगा, सुनिए। तरंग जब चलती है तो उसका तरंग दैर्ध्य होता है। क्या होता है? तरंग, इंग्लिश में बोलते हैं उसको वेवलेंथ। ठीक, तो हम जैसे जैसे ऊपर की नीचे की ओर आ रहे हैं, इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या हो रहा है? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाते समय ये बढ़ता है। ठीक, मतलब सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? गामा किरण का। तो आपको दो कोई भी किरण देके और बोले किसका तरंग दैर्ध्य कम होगा तो आप बता दीजिएगा जो ऊपर होगा उसका कम होगा। आपको इस तरह सीरीज याद रखना है। और नीचे जाने पर बढ़ता है और नीचे जाने पर घटता क्या चीज है? तो एक होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। तो नीचे जाने पर आवृत्ति क्या होती है? घटने लगती है। तो आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हम किरणों में नीचे की ओर जाएंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। मतलब सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किसका होगा? गामा किरण का। लेकिन सबसे अधिक आवृत्ति किसका होगा? गामा किरण का। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे आवृत्ति क्या होने लगेगी? घटने लगेगी और तरंग दैर्ध्य बढ़ने लगेगी। दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं? उल्टा। तो बस आप ये नाम इधर याद करेंगे आपको वो भी याद हो जाएगा। तो 3 किरण हम लोगों ने देख लिया। जो चौथा किरण हम लोग को देखना है वो है दृश्य विकिरण। ध्यान से ये सुनिए, दृश्य विकिरण मतलब वो किरण जो हम देख सकते हैं, ऐसे किरण जिसे हम देख सकते हैं। इसका खोज न्यूटन ने किया था। इसमें हमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जितने भी रंग हम लोगों को दिखते हैं वो सब इसके उदाहरण हैं। ठीक, हम जितने भी रंगों को देख पाते हैं उन सब में से ऐसे ही तरंग निकलते हैं जो दृश्य विकिरण में निकलते हो। चलिए 5वां सुनिए। जो 5वां किरण हम लोग को देखना है वो है औरक्त विकिरण। ध्यान से समझिए। औरक्त विकिरण का खोज हर्शेल ने किया था। कौन किया था? हर्शेल ने। ये सब वैज्ञानिकों के नाम है जो हम लोग को याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब ये अलग अलग क्लासों में हमें सुनने को मिला था। याद रखिएगा कि औरक्त विकिरण का खोज किसने किया था? हर्शेल ने। ये जो इस लाइन में लिखते आ रहा हूं ये सब खोज करता है। यदि किसी का नामकरण का आएगा तो मैं इस लाइन में लिखूंगा। अभी तक केवल एक का नामकरण किसी ने किया था, वो थे रदरफोर्ड ने किसका नामकरण किया था? गामा किरण का। बाकी सबके खोज करता ही नामकरण भी किए थे। चलिए 6वां कौन है? 6वें नंबर पे आता है लघु रेडियो किरण। ध्यान से समझिए। लघु रेडियो, माइक्रो रेडियो वेव्स इंग्लिश में, लघु रेडियो किरण। ध्यान से समझिए। लघु रेडियो किरण का खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। ध्यान से समझिए। हेनरिक हर्ट्ज ने एक और चीज, आवृत्ति जो हम वहां पे पढ़े ना, आवृत्ति का खोज किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने। तो एक नाम से आपके दो काम हो जाएगा। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आवृत्ति का खोज भी हेनरिक हर्ट्ज ने किया था और लघु रेडियो किरण का भी खोज हर्ट्ज ने किया था। रेडियो पे जो सिग्नल आते हैं, जो रेडियो सिग्नल, वो इसी किरण के कारण आ पाता है। चलिए 7वां नंबर सुनिए। 7वें नंबर पे आता है जो लास्ट है हम लोग का, वो है दीर्घ रेडियो किरण। क्या है? दीर्घ रेडियो किरण। दीर्घ रेडियो किरण क्या होता है? ध्यान से समझिए। दीर्घ रेडियो किरण को आप इस तरह समझिए। इसका खोज जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन हम केवल मार्कोनी से भी याद, क्योंकि ऑप्शन में हमें दिखेगा तो खुद याद हो जाएगा। देखिए जी मार्कोनी को हम रेडियो का खोजकर्ता भी मानते हैं। तो याद रखिएगा दीर्घ रेडियो किरण का खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। तो ये हमें 7 प्रकार के तरंग पढ़ने थे जो अयांत्रिक तरंग होते हैं, और उसके हमने खोजकर्ता के भी नाम देखिए। एक बार पूरा सुन लीजिए। अच्छा देखिए, गामा किरण का खोज पॉल विलियर्स ने किया था और इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। एक्स किरण का खोज रांजन ने किया था। उसी तरह परावैंगनिक किरण का खोज रिटर ने किया था। दृश्य विकिरण का न्यूटन ने किया था और अवरक्त विकिरण का हर्शेल ने किया था। फिर लघु रेडियो किरण का हेनरिक हर्ट्ज ने किया था और दीर्घ रेडियो किरण का मार्कोनी ने किया था। इसमें मैंने बोला कि हेनरिक हर्ट्ज ने आवृत्ति का भी खोज किया था और मार्कोनी ने रेडियो का भी। ठीक, अब इसके बाद और सुनिए। मैंने बोला कि तरंग दैर्ध्य ऊपर से नीचे जाते समय बढ़ता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होगा सबसे नीचे और सबसे कम आवृत्ति यहीं पर होगा। सबसे कम
ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछेगा तब दीर्घ रेडियो किरण के बताएंगे, और सबसे कम आवृत्ति पूछेगा तभी भी इसका नाम लेंगे। सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो गामा किरण, और सबसे अधिक आवृत्ति पूछेगा तो गामा किरण। तो ये आपको इतना याद होना चाहिए। तो इस तरह हमने तरंग से जुड़े हुए लगभग सभी चीजों को देख लिया। तरंग बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आप याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य, एक सवाल और भी पूछा हुआ है कि तरंग दैर्ध्य का प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक होता है लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा, हिंदी में लैम्डा। याद रखिएगा ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक मतलब यूनान होता है, यूनानी भाषा में इसको यही बोलते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन बोर्ड पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि तरंग दैर्ध्य का प्रतीक क्या होता है, तो वो क्या होता है? लैम्डा। तो इससे जुड़ा हुआ ये आया तो मैंने यहां पर भी बता दिया, नहीं तो ये हमको ध्वनि चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह हमने पूरा का पूरा तरंग चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आपको इसमें से पक्का हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा, चाहे वो खोजकर्ता के नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप इस तरह इस वीडियो में बने।